लेक्चर नंबर 27 जो स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 27, जिसमें सबसे पहले आज टाइड्स एंड वेव्स को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेव्स होती क्या है? तो दे आर डिफाइंड एज अनड्यूलेशन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ सरफेस वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब जो वेव की मूवमेंट्स होती है उसका रीज़न होता है एयर और विंड। बिकॉज ऑफ विंड क्या होता है, यहाँ पे वेव को वाटर को ड्रैग करती है और कुछ विंड्स जब आती है तो वाटर को अपवर्ड मूवमेंट उठा लेती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ज़्यादा दूर तक ले जा नहीं पाती है तो वाटर वापस से यहीं पे गिर जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जब ये सर्कुलर रोटेशन, फॉर एग्जांपल ये वाटर यहाँ से ऊपर उठा नहीं फिर नीचे गिरा, सेम यहाँ से वापस बैक, क्योंकि बैक में अब यहाँ पे वाटर की कमी हो गई है तो ये वाटर वापस से बैक जाएगा और इस तरह सर्कुलेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्कुलेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो ऊपर का उठा हुआ पार्ट इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो झुक अंदर गैप वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब आगे चलते हैं। तो विंड में जब हम बात करते हैं, हमने भी देखा सर्कुलेशन का। ठीक है, तो सर्कुलेशन में क्या होता है, जब वेव्स बनती है तो ऊपर की तरफ उठती है, विंड उसको ड्रैग करती है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे गिर जाती है वापस से, लेकिन पीछे के पोर्शन में कुछ गैप बची रह गई है तो वाटर क्या करता है, वापस से बैक जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक तरह से सर्कुलेशन क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट रोटेशनल ऑक्सीलेशन। अब जब यही सर्कुलेशन लैंड में होता है, फॉर एग्जांपल वाटर यहाँ तक आ गया लैंड तक, तब जब ये वाटर इस तरफ ऊपर की तरफ जाता है, लैंड की तरफ आता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्वैश, फॉरवर्ड मोशन स्वैश। ठीक है, अब जब यही वाटर लैंड पे से गिर गया है, यहाँ पे गिरेगा, वापस से बैक जाएगा स्लाइड होता हुआ, क्योंकि यहाँ पे पीछे के पोर्शन में ये एरिया, ये पूरा एरिया एम्प्टी रह गया है, पानी नहीं है यहाँ पे, तो ये गैप फिल करने के लिए वापस से बैकवर्ड मोशन करेगा। जिसको क्या हम बोलते हैं, हम बैक वॉश और बैकवर्ड मोशन, बैक बैक वॉश। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइड्स पे। तो टाइड्स का बेसिक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं इस इमेज और जीआईएफ में। ठीक है, तो टाइड्स क्या होती है, वर्टिकल इंक्रीमेंट ऑफ वाटर इन ओशन। मतलब जब पानी जो है वर्टिकली किसी ओशन में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब क्या, ये लैंड सरफेस पर पूरी एम्प्टी होती है, आपको लगता है वो पानी बहुत पीछे चले गया है, फिर एकदम से पूरी लैंड सरफेस कंप्लीटली फिल हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, तो वेव्स में जो हमने देखा हॉरिजॉन्टल मोशन देखा, जो कि होता है विंड की वजह से। टाइड्स में जो इसका रीज़न अभी हम चेक करते हैं। तो द वर्टिकल मोशन of the vertical motion refers to the rise and fall of water in the ocean and seas due to attraction of the sun and moon. The ocean water is raised up and falls down twice a day and it is periodically, मतलब एक पीरियड बेस्ड होता है। आगे देखते हैं। तो दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। फर्स्ट होता है टाइड्स के जनरेट होने के, फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल पुल एंड सेकंड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दो ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं अर्थ पे, फर्स्ट सन, सेकंड मून। अब चूंकि सन काफ़ी ज़्यादा दूर है अर्थ से, तो मून जो है सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगा पाता है अर्थ पे, ग्रेविटेशनल पुल कर पाता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है हाई रहता है। अब मून ग्रेविटी इतनी तो नहीं लगा पाता कि वो लैंड मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, और ना ही वाटर को इतनी तरह लगा पाता कि मून ग्रेविटी इतनी तो नहीं लगा पाता कि लैंड मास को अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन वाटर को थोड़ा वो बल्ज और स्ट्रेच, क्योंकि वाटर फ्लेक्सिबल है तो उसको स्ट्रेच कर पाता है। ठीक है, अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, फोर्स विच एक्ट्स टू काउंटर ग्रेविटी। मतलब अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रही है हमारी अर्थ, तो ग्रेविटी की वजह से इस डायरेक्शन में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर बल्जी लगता है हमें। These two are responsible for creating two major tidal bulges. The tide generating force is the difference between these two forces. Therefore,
द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे चलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस इमेज में। तो यहाँ पे मून जो है और सन जो है एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो वाटर है ओशन का, आपको बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं जब वाटर इसके जब यहाँ पे जब वाटर इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ से वाटर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे इस पोर्शन में, दोनों पोर्शन में हमें लो टाइड देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ तो हो गई हाई टाइड की बात, जब मून और सन एक ही डायरेक्शन में और दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं अर्थ पे। तो जब दोनों एक परपेंडिकुलर, मतलब मून इस तरफ होगा और सन इस तरफ होगा, तो मतलब इससे क्या होगा, हाई टाइड क्रिएट तो होगी, लेकिन कंपैरिजन करें इधर इस इमेज से, इस इमेज की हाई टाइड का, तो इससे कंपैरिजन में काफ़ी लो है। करेक्ट। सेकंड थिंग यहाँ पे आती है कि माना यहाँ पे जो है हाई टाइड क्रिएट हो गई क्योंकि ओशन, मून एंड सन जो है पुल लगा रहे हैं, पर यहाँ पे क्यों क्रिएट हुई है, इसका रीज़न होता है काउंटर, ये काउंटर टाइड है। मतलब जब इस पोर्शन से स्ट्रेच करा जाता है इस अर्थ के वाटर को, तो यहाँ पे भी अर्थ जो है काउंटर टाइड क्रिएट करती है, और इसका रीज़न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका रीज़न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो काउंटर टाइड क्रिएट करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे टाइडल बल्ज क्रिएट हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसके लिए काउंटर टाइड क्रिएट करती है, टू रिजल्टेंट टाइडल बल्जेस। और हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, दो काउंटर बल्जेस, दो टाइडल बल्जेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने टाइड्स देख ही लिया है। अब यहाँ पे इस इमेज में हम बेटर समझ सकते हैं, जो ये अर्थ और मून, इससे क्या हो रहा है कि टाइड्स क्रिएट हो रही है। मतलब जहाँ जहाँ मून रोटेट कर रहा है वहाँ वहाँ टाइड्स जाती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, एक पोर्शन, किसी भी एक पोजीशन पे खड़े हो, ये पर्सन खड़ा है, तो इसको कितने बार जो है टाइड्स को फेस, मतलब एक्सपीरियंस करेगा डे में, कितनी बार लो टाइड और हाई टाइड को एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑफकोर्स दो बार में, दोनों दो बार में, जो हमने पढ़ा था पीरियोडिक इन नेचर होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 24 आवर्स रहते हैं। तो फर्स्ट आवर यहाँ रहेगा पहले घंटे में, इसके बाद घड़ी यहाँ तक आएगी हमारी, तो 6 घंटे। इसके 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, यहाँ पे हमें वापस से देखने को मिलेगा टाइड। एवरी 6 आवर्स हमें देखने को मिलती है। 24 में से 6 6 12, 6 18 और 6 24। तो हमें एवरी 6 आवर्स जो है हाई टाइड और लो टाइड एक्सपीरियंस होती है, एवरी 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब टाइड्स को हम नेम देते थोड़े, फॉर एग्जांपल पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल जब सन और मून इस मतलब पैरेलल रहेंगे, एक ही लाइन में रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिजगी, इसको हम बोलते हैं सिजगी। और जब सन और मून एक साथ रहेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, यहाँ पे सन यहाँ पे मून है, तो हम इसको बोलते हैं कंजक्शन। तो ये जो पोर्शन, अगर मून इस डायरेक्शन में है और तो सन के, तो हम बोलेंगे कंजक्शन। वही अगर मून जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होता है, तो हम इसको बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हाई टाइड आर हायर देन नॉर्मल एंड लो टाइड आर लोअर देन नॉर्मल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द टाइड बेस्ड ऑन द सन एंड द मून पोजिशंस। स्प्रिंग टाइड हमने ये देखी, ये हमारी स्प्रिंग टाइड होती है। ठीक है, तो when the sun and the moon earth are in straight line, the height of the tide will be higher. They occur twice a month, one on a full moon period and another during new moon period. It should be noted that when the sun and moon earth are in the same line, the position is known as syzygy. It is This syzygy can be of two types: conjunction and opposition.
when the moon and the sun are on the same side, and opposition when the moon and the sun are on the opposite side. नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं निप टाइड पे। निप टाइड इसका सेम अपोजिट है, इसको हम बोलेंगे निप टाइड। ठीक है, तो निप टाइड में क्या होता है, a 7-day interval between the spring tides and the nip tides. The sun and the moon are at the right angles to each other, and the forces of the sun and the moon tend to counteract one another. The moon attraction through more than twice as strong as sun is diminished by countering force of the sun gravitational pull. हमने अभी पढ़ा ग्रेविटेशनल पुल। अभी हमने देखा है कि जो मून है, क्योंकि अर्थ के काफ़ी ज़्यादा करीब है, पास में है, नियर है, तो वो मून जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाता है एज़ कम्पेयर टू सन की हम बात करें। अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें टाइड्स के। तो टाइडल bulges on wide continental shelves have greater height. The shape of bays and estuaries along the coastline can also magnify the intensity of tide. When the tide is channeled between islands or into bays and estuaries, they are called tidal currents. यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको एक पोजीशन दिखता है 2 लैंड मास का, ये 2 लैंड मास है, ठीक है। अब एकदम से क्या होता है, यहाँ पे टाइड आती है, तो क्या होगा, वाटर इंक्रीज हो गया है, तो वाटर जो एकदम प्रेशर से यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा हर जगह से, और जो वाटर है काफ़ी तक लैंड मास को कवर कर लेगा, मतलब इतना पोर्शन वाटर में एकदम से ढक जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइडल करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम ओशन करंट्स। ओशन करंट्स पे, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम यूपीएससी इस पे पूछ सकी है। तो ओशन करंट्स में हम स्टार्ट करते हैं। दे आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशंस, रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनाइट पाथ एंड डायरेक्शन। ओशन currents are influenced by 2 types of forces, namely primary force that initiate the water movement of water, secondary forces that influence the current to flow। ठीक है, अब यहाँ पे ओशन वाटर की हम जब बात करें, ओशन करंट्स की, तो जो ओशन करंट्स मतलब क्या, यहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर है और ये हमारा वार्म वाटर है, तो एक तरह की साइकिल क्रिएट होती है और वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। साथ में विंड्स ऑफकोर्स इस पर पावर लगाती हैं, तो विंड्स पे भी डिपेंड करता है। तो द प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी एंड विंड। तो ये 2 प्राइमरी फोर्सेस जो ओशन पे लगाती है। सोलर एनर्जी मतलब इट कॉजेज द वाटर टू एक्सपांड, इट्स रिजल्ट इन अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर level equator compared to the middle latitudes. This small gradient causes the flow to water. It causes the surface water to move direction। अब यहाँ पे जब विंड की बात कर रहे हैं, तो विंड में हम बात कर रहे हैं परमानेंट विंड्स की, जो हमने पढ़ा था, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, पोलर पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, हम यहाँ परमानेंट विंड्स की बात कर रहे हैं, यही है जो वाटर की डायरेक्शन है डिसाइड करती है ज़्यादातर। नेक्स्ट चलते हैं, तो साथ में कॉरियोलिस फोर्स, जब वाटर मूव करता है ऊपर की तरफ जाता है, इक्वेटर टू पोल वाटर जाता है, तो यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स लगती है, इसके से क्या होता है, ये रोटेट होता है। इट मूव्स वाटर टू राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज मूवमेंट, सदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके बाद आता है बॉटम रिलीफ। अब ये आपका लैंड मास है इतना, वाटर यहाँ पे टकराएगा, कोलाइड होगा, तो 2 जगह डाइवर्ट हो जाएगा। पहला तो कुछ वाटर इस तरह निकल जाएगा, कुछ वाटर यहाँ से उनके फ्लोट यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कुछ वाटर इस तरह चला जाएगा, और कुछ वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, मतलब इकट्ठा होके वापस से काउंटर साइकिल में, मतलब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है जब भी हम लैंड मास की बात करें। वाटर ऐसा नहीं कि प्लेन रहता है, जब भी वाटर किसी लैंड मास से टकराता है तो हमेशा उसकी डायरेक्शंस चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक वाटर की लेयर यहाँ पे टकराती है, तो कुछ वाटर सबसे पहले एक्यूमुलेट होता है और काउंटर मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। कुछ वाटर यहाँ पे क्या होगा, राउंड में, मतलब क्या, स्पिन होता हुआ पीछे की तरफ मुड़ जाएगा इस तरह। कुछ वाटर क्या होगा, यहाँ से आगे स्लाइड होता हुआ इस लैंड मास को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है,
और कुछ वाटर क्या होगा, यहाँ पे इसकी रिवर्स इस लैंडमार्क के इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब तो इसी को बॉटम रिलीफ में यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। एक रिज होती है, थॉम एग्जाम्पल हमने ले रखा है अटलांटिक रिज, वेविल थॉम्सन रिज। अब जब ये रिज अंडर ओशन रहती है और ये हमारा ओशन है, अब जब वाटर फ्लो करता हुआ यहाँ पे इससे टकराता है तो इसमें वेव्स जनरेट होती है, डिवाइड्स द नॉर्थ अटलांटिक। और कुछ वाटर जो इस डायरेक्शन में इस तरफ, कुछ वाटर इस डायरेक्शन में चला जाता है, तो डिवाइड्स द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इनटू वेरियस सब ब्रांचेस। अब जब ये ड्रिफ्ट है तो काफ़ी सारी ड्रिफ्ट होंगी इस तरह से। ठीक है, काफ़ी बड़ी रीच है। अब कुछ वाटर क्या होगा, इसको क्रॉस कर सेंटर में से यहाँ निकल जाएगा, कुछ वाटर इसके बैक साइड से आएगा। ठीक है, तो एक तरह से डिवाइड वाटर की वेव को जो है और ओशन करंट को जो डिवाइड करने का काम करता है। आगे चलते हैं। तो सेम फीचर शेप ऑफ द कोस्ट, मतलब क्या क्या हुआ, कोस्ट का शेप कैसा है। फॉर एग्जांपल वाटर यहाँ से फ्लो होता हुआ गया, अब यहाँ पे ये इस तरफ टर्न हो जाएगा, कुछ वाटर लैंडमार्क से टकराएगा, कुछ वाटर आइलैंड के यहाँ पे गया और यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मतलब इसका जो फ्लो है, मूवमेंट है, वो लैंडमार्क पे कुछ डायरेक्शन में डिपेंड करता है, कुछ जगहों पे डिपेंड करता है जहाँ पे लैंडमार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मे अटेन स्पीड्स ओवर 5 knots एट डेप्थ। करंट आर जनरली स्लो विथ स्पीड्स लेस देन 0.5 knots। मतलब क्या, यहाँ पे सपोज करो आपकी ओशन है। ठीक है, ओशन की जो सरफेस लेयर, ये लेयर है, इसमें स्पीड हाई रहेगी, सपोज है ना, इसमें स्पीड हाई रहेगी। वही हम ओशन के थोड़े कि अंदर जाएं, इसके थोड़े डेप्थ में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, इसकी और डेप्थ में जाएंगे इसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी, इसकी और डेप्थ में जाएंगे इसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी, ओशन की और डेप्थ में गए इसकी स्पीड और स्लो हो गई। तो ऐसे करते क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ओशन सरफेस की इसकी स्पीड जो वाटर की स्लो होती जाती है। मतलब हमें सरफेस पे सबसे ज़्यादा हाई स्पीड देखने को मिलती है और डेप्थ में लो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की। तो बेस्ड ऑन डेप्थ, सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स दो होती है। 10% ऑफ ऑल वाटर अबव 400 मीटर। ठीक है, एंड डीप वाटर करंट मूव अराउंड ओशन बेसिन्स ड्यू टू वेरिएशंस इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। यहाँ पे बात हो रही है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की। मतलब क्या, वाटर जो है डेंसिटी की वजह से मूव कर रहा है, और डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज ओशन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है सैलिनिटी पे। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। दे आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो लैटिट्यूड एंड मिडल लैटिट्यूड्स। इसका रीज़न क्या है, वेस्ट कोस्ट यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न है ट्रेड विंड्स। तो आपकी यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, ईस्ट ट्रेड विंड इस तरफ फ्लो होती हुई आएगी, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होगी। तो कि वेस्ट कोस्ट जो कि लैंड मास है यहाँ पे, इसकी इस वेस्ट कोस्ट पे जो है वार्म वाटर जो है कलेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। सेम हम बात करें, इसीलिए सॉरी आई थिंक थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आगे चलते हैं, वार्म करंट्स। तो वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरियाज। तो वार्म वाटर जो है कोल्ड वाटर एरिया में करंट ले जाता है। तो आर यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ट्रू इन बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे चलते तो ओशन करंट्स मूविंग फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स, इसको हम बोलते हैं वार्म करंट्स। ओशन करंट्स मूविंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स टू लोअर लैटिट्यूड्स, इसको हम बोलते हैं कोल्ड करंट्स। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करें अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिटी का, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, और आपको एकदम से विंड आती फील होती है जिसका टेम्परेचर जो कि कोल्ड है काफ़ी, लेकिन इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अभी भी वार्म विंड है, लेकिन कंपैरिजन दोनों करें 42 एंड 30 का, तो डिफरेंट है। तो मतलब आपको क्या,
30 डिग्री की विंड जो है कोल्ड फील होती है। सेम ओशन में भी रहता है, तो उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे। अगर लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड विंड जा रही है, ओशन करंट्स जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं वार्म करंट्स। वही अगर हम बात करें हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड, अगर ओशन करंट्स जा रही है तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड करंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओशन करंट्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अटलांटिक का समझ लेते हैं, अटलांटिक का। तो सेम जो है आपको दूसरे पैसिफिक ओशियन और कहीं पे भी हो, सेम लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे विंड नॉर्थ इक्वेटोरियल मतलब ईस्टर्लीज इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज आ रही है, तो ये इस तरह मूवमेंट करेगी। ठीक है, अब ये इस लैंडमास से टकराएगी। अभी हमने देखा था कि विंड जब वाटर ओशन वाटर यहाँ से लैंडमास से टकराएगा तो काफ़ी सारी जगह डायरेक्शन में मूव करता है। तो कुछ वाटर जो है कैरेबियन सी में यहाँ पे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैरेबियन करंट। फिर वो यहाँ से निकलता हुआ रोटेट होके गल्फ स्ट्रीम, मतलब ये गल्फ स्ट्रीम में जाएगा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंटिलीज, एंटिलीज। ठीक है, अब जब ये वाटर यहाँ पे ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ओशन पोल से डायरेक्शन से कोल्ड करंट्स यहाँ पे आएगी। करेक्ट, अभी ये कोल्ड करंट्स आपस में वार्म करंट से कोलाइड होगी, यहाँ पे फ्रंट्स क्रिएट होंगे। अब जब ये कोल्ड करंट यहाँ पे आ रही है, तो कुछ जो अमेरिका का कनाडा का ये एरिया है यहाँ पे कवर कर लेती है, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉल। कोल्ड वॉल मतलब क्या, आप अमेरिका के जो इतने एरिया में अगर कोस्ट के पास रहोगे तो आपको कोल्ड मतलब ठंडा पानी मिलेगा। वहीं आप जैसे ही आप दूर चले जाओगे इससे कोस्ट से, तो आपको वार्म वाटर देखने को मिलेगा, वार्म वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब ये वाटर्स टकराते हैं तो यहाँ पे रिंग्स बनाते हैं इस तरह की, सर्कुलेटरी मोशन, वार्म और कोल्ड वाटर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं एक वाटर आया कोल्ड वाला यहाँ पे, एक वाटर आया वार्म वाला यहाँ पे। थोड़े टाइम बाद और वाटर आएंगे तो ये इस तरह की रिंग्स बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कोल्ड रिंग, कोल्ड रिंग। और आई थिंक एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। कोल्ड रिंग, ओके, तो इसको बोलते हैं हम एडीज, सॉरी। तो यहाँ पे जो सर्कल्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं एडीज, इसको हम बोलते हैं एडीज। यहाँ पे जो सर्कल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं एडीज। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे हुआ। अब नेक्स्ट हम तो एक बार वापस से अपनी इमेज पे जाते हैं, ये वाली। यहाँ पे तो विंड्स का डायरेक्शन हो गया। अब जो ये एरिया को दिख रहा है जहाँ पे कोल्ड विंड और वार्म, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर आपस में कोलाइड हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा एरिया बनाते हैं जहाँ पे फिशरीज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ कोल्ड वाटर वार्म वाटर मीट करते हैं वहाँ पे फिशरीज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी अच्छा फिश ग्राउंड माना जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ विंड क्या होती है, यहाँ पे ब्राज़ील की तरफ चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटर से जो विंड ब्राज़ील की तरफ जा रही है,
यहाँ पे आती है वेस्टर्लीज, हमारी वेस्टर्लीज। ये विंड्स कुछ लैंड मास से टकराती है और कुछ इस डायरेक्शन निकल जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है। पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन ओशन में यहाँ पे साउथ साइड, सॉरी नॉर्दर्न साइड जो है लैंड मास से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे विंड्स जो है आ नहीं पाती, कोल्ड विंड। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एडवांस ऑफ मानसून, जो कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून। एंड थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इस विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो अभी इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून हमें देखने को मिलता है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और रीज़न आई टी सी जेड है, आई टी सी जेड यहाँ पे मूव कर रही है। मतलब पहले आई टी सी जेड समवेयर इंडियन ओशन पे यहाँ इंडिया पे हुआ करती थी, अब आई टी सी जेड जो है नीचे जा रही है, तो विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पे। तो हम जब बात करें अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की, इसको हम बोलते हैं थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टर्न यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जो कोल्ड वार्म करंट है, वार्म वाटर है, जब वो गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है और कोल्ड एरिया की तरफ जाने लगता है। ठीक है, इस तरफ मोशन करता है। वही कोल्ड वाटर क्या है, सिंक होता है। अब चूंकि यहाँ पे वार्म वाटर अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ गैप रह गई है, कुछ एम्प्टी प्लेस रह गई है, इस पोर्शन में कुछ एम्प्टी प्लेस रह गई है। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर आके कवर करता है इनको। तो इसी से थ्रू हमारी ओशन करंट्स जो है जनरेट होती हैं, और इसी को हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ठीक है, तो द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट इज अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स that transport water around the world, while wind primarily propels surface currents. Deep currents are driven by differences in water densities in a process called thermohaline circulation. Density depends on both the temperature, thermo, and salinity, haline, of the water. Along this conveyor belt, heat and nutrients are moved around the world in a leisurely 1000-year cycle. The Gulf Stream is a part of Atlantic Meridional Overturning Circulation, जिसको हम बोलते हैं एमॉक शॉर्ट फॉर्म में. As warm Gulf water approaches the North Atlantic, it cools, releasing its heat to atmosphere. As it cools, the water becomes more salty and dense and sinks, overturns to the bottom of the ocean. The Gulf Stream and AMOC are part of the larger process of thermohaline circulation, often nicknamed the ocean conveyor belt. ठीक है, the ocean conveyor belt describes the interaction of surface currents like Gulf Stream and deep, moving underwater currents across all ocean basins. These interactions mix ocean waters, salts, and even organisms on a global scale, as ocean temperature and density contribute to temperature change in the atmosphere. The ocean conveyor belt also contributes enormously to climate on our planet. ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम, मिक्सिंग ऑफ कोल्ड करंट्स help to replenish the oxygen and favor the growth of planktons, the primary food for fish population. The best fishing grounds of the world exist mainly in these mixing zones of warm and ocean currents. Cold ocean currents are responsible for creation of deserts in the western margins of the continents. और यहाँ पे एक लास्ट इफेक्ट होता है, हमें देखने को मिलता है सी फॉग. जब कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मिक्स होती हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सी फॉग.
देखने को मिलता है सी फॉग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सरगोसा सी। अब यहाँ पे होता क्या है सरगोसा सी में, जब अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम इस डायरेक्शन में ओशन करंट मूव करती है, गल्फ स्ट्रीम, देन हमें नॉर्थ अटलांटिक करंट और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। इसके बाद आता है कैनरी करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो एक तरह का बैरियर क्रिएट कर लेती है, मतलब क्या, ओशन करंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पे ओशन करंट्स एकदम स्लो, मतलब काम कंडीशन, मूवमेंट बहुत कम रहती है, तो यहाँ पे रहती है काम कंडीशन। इसी को हम बोलते हैं सरगोसा सरगैसो सी। अब यहाँ पे होता क्या है, वीड्स, जो आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे ये वीड्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स, अब यहाँ पे जिसकी वजह से फिशरीज और एनिमल्स काफ़ी अंडरग्राउंड काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया रहता है। लेकिन उसी के साथ क्या होता है, जब ये शिप्स इस एरिया में जाती है तो स्टक इन वीड्स में फंस जाती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी काम जोन होता है, जोन ऑफ कामनेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।